हेलो बच्चे लोग, हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज ये आप लोगों के सामने प्रीमियर है किसका? क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन। और सबसे पहले डेफिनेटली आप लोग कमेंट बॉक्स में यहाँ पर ये भी बोल रहे होंगे हैप्पी दिवाली। तो हैप्पी दिवाली सभी को। एक जिसे बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ लाइट, जिसे बोलते हैं हम दीपोत्सव हिंदी में, इस फेस्टिवल ऑफ लाइट के लिए भाई सभी को शुभकामनाएं। ये आपके पास त्योहार जो है ये आपके लिए सुख समृद्धि लाए, आपके परिवार के लिए और आपके लिए इस त्योहार से आने वाला साल और अगला साल भी एक ग्रोथ वाला रहे, एक समृद्धि वाला रहे। यही इस त्योहार से हम सभी को, पूरा कैरियर पॉइंट परिवार आप सभी को शुभकामनाएं देता है। और साथ के साथ जैसा कि आप लोग भाई चिल्ड्रंस हो, आप लोग बच्चे हो, तो 14 नवंबर है, तो चिल्ड्रंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। तो दो यानी एक तीर से दो निशाने, आज दिवाली भी है, आज चिल्ड्रंस डे भी है, तो फुल धमाका करना है। अब देखिए कुछ स्टेट्स में तो पटाखे बैन हो गए, कुछ स्टेट्स में पटाखे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना पटाखे बैन हो गए, पटाखे बैन क्यों नहीं हुए, क्योंकि देखो ओवरऑल बात हमारे पास क्या है, ओवरऑल बात है सेलिब्रेशन का। और मैं अगर आज आप लोगों के साथ दिवाली के इस मौके पर अवेलेबल हूं, तो मुझे लगता है कि आई एम ब्लेस्ड कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ दिवाली जैसे मौके पर भी अवेलेबल हूं ड्यू टू दिस डिजिटल वर्ल्ड, राइट। तो ये 10 क्वेश्चन की सीरीज है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन के 10 क्वेश्चंस। और इन 10 क्वेश्चन से हम एक बड़ा चैप्टर हाइड्रोकार्बन, जो कि एक तरह से बेस होता है 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इसको हम पूरा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो जितना हो सकता है उतना इस सेशन को शेयर कीजिए। प्रीमियर में मैं आप लोगों के साथ लास्ट टाइम भी कमेंट्स में अवेलेबल था, अभी भी मैं कमेंट्स में आप लोगों के साथ अवेलेबल रहूंगा। डेफिनेटली स्टार्टिंग में रहूंगा या बीच में आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कि आप लोग कितना शेयर कर रहे हो। और आप लोगों के भैया आपके लिए दिवाली पर ये गिफ्ट लेकर आए हैं, तो आप लोगों का भी एक रिटर्न गिफ्ट होना चाहिए कि जितना हो सकता है उतना इस सेशन को शेयर कीजिए। तो बच्चों आप लोगों को आई एम गिविंग यू गाइस टाइम, तो जितना हो सकता है उतना शेयर करो इस सेशन को। और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चंस ऑन हाइड्रोकार्बन, और रिवीजन सेशन होगा ये एक तरह से, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी बोला राजस्थान में तो पटाखे बैन हो चुके हैं, है ना। अब मैं आप लोगों का ज्यादा टाइम भी नहीं लूंगा कि भाई सूर्यवंशम भी देखनी है हमको सेटमैक्स पर जाकर, है ना, और बहुत से दूसरे काम भी करने होते हैं दिवाली पर। दिवाली इज ऑल अबाउट एक्साइटमेंट, दिवाली इज ऑल अबाउट फन। तो जितना भी साल भर में हमारा फ्रस्ट्रेशन रहा, उस फ्रस्ट्रेशन को दिवाली पर जरूर निकालिएगा। अब फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि पड़ोस वाले की गाड़ी तोड़ दो, ठीक है। फ्रस्ट्रेशन का मतलब ये है कि यार जितना आप लोगों ने साल भर में भाई दुख झेले हैं, जितना भी आपको परेशानियां हुई हैं, उन परेशानियों को खुशियों से आप लोग बैलेंस कर लीजिए, ताकि LHS = RHS हो जाए। एक पॉइंट नहीं रहना चाहिए दिवाली पर, ठीक है, क्योंकि इस साल की दिवाली बहुत अहम है। ये साल आप लोग भी जानते हो कितना खराब निकला, लेकिन फिर भी कैरियर पॉइंट और मैं आप लोगों के साथ हर टाइम पर खड़े हैं। इवन इस दिवाली पर भी मैं आप लोगों के साथ, मैं खुद को ब्लेस्ड मानता हूं कि इस दिवाली पर भी मैं आप लोगों के साथ ये डिस्कशन करने आया हूं। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से ये त्योहार जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का सूचक होता है, इंडिकेटर होता है ये त्योहार। और स्टार्ट करते हैं इस त्योहार को, स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। तो आइए, सबसे पहले आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना है बच्चों, ये ईमानदारी की बात है। मैं अगर आप लोगों के सामने यहाँ अवेलेबल हूं तो आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस सेशन को लाइक करो। अगर शेयर नहीं किया है तो डू इट फॉर योर के भैया, शेयर करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो, उतने दोस्तों तक जाओ। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और जो बच्चे जिनके पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं हो पाता, जो बोलते हैं सर पीडीएफ कहां गया, उनका भी सॉल्यूशन है। उनको ई कैरियर पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर। जाओ, अभी तुम्हारे फोन में इतनी रैम बची है कि तुम एक काम की ऐप, एक एजुकेशनल ऐप, एक अच्छी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, ई कैरियर पॉइंट ऐप को, और वहां जाकर डाउनलोड करो। और उसके फ्री स्टफ में आप लोगों को मिलेगा इस लेक्चर का पीडीएफ, डेफिनेटली मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप लोगों ने अपनी नोटबुक अभी तक नहीं उठाई है तो नोटबुक को उठा लो, और नोटबुक को उठाने के बाद क्वेश्चंस को स्टार्ट कर दो। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाए वैसे वैसे अपने करेक्ट ऑप्शंस या अपने जो आंसर्स आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में प्लेस करते रहिएगा। आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स। स्टार्ट करें, स्टार्ट किया जाता है। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन हाइड्रोकार्बन का। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रिएक्टिव फॉर इवन रिएक्शंस। इवन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? अब चलो इस क्वेश्चन के बहाने हम पूरा का पूरा इवन मैकेनिज्म ही रिवाइज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि टॉप 2 मैकेनिज्म कौन से होते हैं अल्कीन को बनाने के, E1 और E2। अब आप देखो तो E1 में सबसे पहली बात क्या होती है कि आपके कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है जब कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो कार्बोकेटाइन बनता है।
जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना इजीली इवन मैकेनिज्म हो जाएगा। तो आपको बस यहां से ब्रोमीन को हटाना है, कैटाइन लगा दिया, यहां से मैंने ब्रोमीन को हटाया, कैटाइन लगा दिया। अब इसको गौर से देखोगे तो ये C6H5 CH पॉजिटिव CH3 है, यानी फिनाइल रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, राइट। आपके पास यहां से अगर आपने हटा दिया तो इस कार्बोकेटाइन को क्या बोलेंगे, IUPAC का नॉमेनक्लेचर का अलाइलिक कार्बोकेटाइन। अलाइलिक का मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पर अगर आपके पास कैटाइन बन रहा है तो इसे अलाइलिक वैलेंसी या अलाइलिक कार्बोकेटाइन बोलते हो। और लास्ट हमारे पास कौन सा चला गया, ये कैटाइन चला गया, तो ये आपके पास अगेन अलाइलिक बोल सकते हैं हम इसको, अलाइलिक प्लस थर्ड कार्बोकेटाइन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब ओवरऑल बात अगर मैं यहां से करूं तो E1 के अंदर आपको क्या सोचना है, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना इजीली इवन हो जाएगा। E1 से हमेशा कौन सी अल्कीन बनती है, सेडजेव अल्कीन, लेकिन उसने अल्कीन के बारे में नहीं पूछा, उसने बस ये पूछा है कि E1 तेजी से कौन दे देगा। तो आप देखिए अगर मैं यहां से इस कार्बोकेटाइन को अलग से लिखता हूं तो इस कार्बोकेटाइन से 2 साइक्लोप्रोपाइल रिंग जुड़ी हुई है, इसे हम क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस, याद आ रहा है, या सिग्माट्रोपिक रेजोनेंस बोलते हैं। तो यार ये कार्बोकेटाइन तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये भी मैंने आप लोगों को जीओसी में पढ़ाया था कि अगर आपका CPM कैटाइन है, CPM कैटाइन यानी साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कैटाइन, जिसमें रिंग के बाहर कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, ये ज्यादा स्टेबल होता है आपके बेंजाइल कार्बोकेटाइन से। तो ऑब्वियस ही बात है टॉप 2 स्टेबल तो A और B ही हैं, और इसमें से भी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन जाएगा, A जाएगा। तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या होगा, A। मुझे पक्के से यकीन है आप लोग जब कमेंट बॉक्स में अपना आंसर प्लेस कर रहे होंगे तो यही आप लोगों ने प्लेस किया होगा, क्योंकि आप सभी के सभी इंटेलिजेंट हैं, आप सभी के सभी होशियार हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये आपके पास जेईई एडवांस का मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि E2 रिएक्शन हम करवा रहे हैं एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो एक बार क्वेश्चन को गौर से देखिए बच्चों, जैसे आपके पास उस तरफ अल्कोहलिक केविश दे रखा है, जब भी अल्कोहलिक केविश आए सबसे पहले हमेशा दिमाग में क्या आना चाहिए, E2। E2 में आपके पास दोनों तरह की अल्कीन बन सकती है, दोनों तरह से मतलब सेडजेफ भी बन सकता है और हॉफमैन भी बन सकता है, दोनों बन सकता है, ठीक है। और E2 में आपकी एंटी प्लेनर की कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब हालांकि इस क्वेश्चन में एंटी प्लेनर यानी कोई बॉन्ड इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन दे नहीं रहा, तो मैं एंटी प्लेनर की कंडीशन को नेग्लेक्ट करूंगा। मैं ये सोचूंगा कि हाँ सेडजेफ हॉफमैन दोनों बन सकता है, तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है, सेडजेफ। अब आप बोलिए क्या उसे मेजर प्रोडक्ट पूछा ना, उसने क्या पूछा, नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। तो पॉसिबल प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन सकते हैं स्टीरियो आइसोमर्स को मिलाकर, ये देखते हुए चलते हैं। तो देख, जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन है, इस पहले क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूं। यहां से इस तरह से आपको दे रखा है ब्रोमीन और इसके ऊपर आप लोगों ने लगा रखा है अल्कोहलिक KOH। अब अगर ये E2 एलिमिनेशन है बच्चों, तो ब्रोमीन से पहला कार्बन अल्फा, इससे अगला कार्बन बीटा, इससे अगला कार्बन बीटा, तो यहां पर बीटा हाइड्रोजन है, यहां पर बीटा हाइड्रोजन है। हम क्या करते हैं, हम एक तो ब्रोमीन यानी हेलोजन को तो उड़ाते हैं E2 में, और साथ के साथ बीटा हाइड्रोजन को भी एलिमिनेट करते हैं, अल्कीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो अगर मैंने H1 वाले हाइड्रोजन को उड़ाया तो जो मेरी अल्कीन फॉर्म होगी वो ये फॉर्म होगी, और अगर H2 वाले को उड़ाया तो जो मेरी अल्कीन फॉर्म होगी वो ये वाली होगी, राइट। अब अगर आप ध्यान से देखें तो उसने इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स भी बोला है। स्टीरियो आइसोमर्स में मैं केवल 2 चीज का डिस्कशन करता हूं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। हालांकि कन्फर्मेशनल भी होता है, लेकिन कन्फर्मेशनल को हम कभी भी काउंट नहीं करते, हम केवल ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल को ही काउंट करते हैं। तो देखिए यहां से इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन है, 2 सेम ग्रुप आ गए, तो हम बोलेंगे नो GI पॉसिबल। भाई इस किसी में ऑप्टिकल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि कायरल कार्बन तो है नहीं। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे तो आपके पास ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप, ये हाइड्रोजन और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये GI शो कर सकता है, और इसका सिस प्लस ट्रांस 2 हमें मिलेंगे। तो आप देखिए यहां से तो 2 आ गए, यहां से केवल 1 आया, तो ओवरऑल कितने मिल रहे हैं बच्चों, फर्स्ट वाले से 3। क्लिक हो रहा है, तो ओवरऑल 3 मिल रहे हैं, तो A का आंसर डेफिनेटली क्या जाना चाहिए, S जाना चाहिए, और ये सभी का सही आया होगा, सभी का सही आया होगा। चलिए अगले पर कोशिश करें, तो ये ब्रोमीन गया, ब्रोमीन से अल्फा कार्बन। अब देखो ये वाला हाइड्रोजन लो H1 या ये वाला हाइड्रोजन लो H2 बीटा में, ये दोनों सेम है क्योंकि मॉलिक्यूल कैसा है, सिमेट्रिकल। तो मैं किसी भी एक को उड़ा लूं क्या फर्क पड़ता है। अगर मैंने यहां से उड़ाया तो मेरे पास अल्कीन का फॉर्मेशन कुछ इस तरह का होगा, और आप देख सकते हैं ये अल्कीन भी GI शो कर सकती है क्योंकि इससे ये 2 ग्रुप्स डिफरेंट हैं, देख सकते हो बच्चों। तो भाई यहां से अकबर केवल एक ही स्ट्रक्चर बन सकता है, आप इधर वाला उड़ाओ या इधर वाला उड़ाओ, ऐसे नहीं कि दोनों को उड़ाना है और दोनों अलग अलग। राम और श्याम बिल्कुल सेम है, तो हम राम और श्याम को केवल एक ही काउंट करते हैं केमिस्ट्री में बच्चों,
ठीक है, तो ये राम बनेगा और ये श्याम बनेगा, सीता बनेगी गीता बनेगी, यानी दोनों सेम है, डेफिनेटली सेम है। तो आप देख लीजिए यहां से अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ और अल्कीन आपके पास जीआई शो करने लायक है, तो हम बोलेंगे इसके 2 आइसोमर्स आएंगे और 2 का मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए डेफिनेटली। मुझे लगता है आप लोगों का आंसर यही आया होगा। अगले पर फोकस करते हैं बच्चों। तो सी वाले को मैं यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। सी वाले में आपके पास यहां ब्रोमीन था, राइट। अब ब्रोमीन से ये पहला अल्फा, केवल एक ही तरह का हाइड्रोजन है, बीटा हाइड्रोजन, इसको उड़ाया, ये अल्कीन बन जाएगी। इसको साइड में बनाता हूं मैं, ये अल्कीन आपकी बन गई। अब आप देखिए 2 हाइड्रोजन है यहां से, तो नो जीआई पॉसिबल, कोई जीआई पॉसिबल नहीं है, तो कुल मिलाकर एक ही स्टीरियो आइसोमर, एक ही स्ट्रक्चर बन रहा है, क्योंकि कोई और अल्फा हाइड्रोजन थे ही नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, इसका आंसर कितना आया, 1। अब अगर इसका आंसर 1 आया तो सी का मैं क्या मार्क करूंगा बच्चों, क्यू। सी का क्या मार्क करूंगा, क्यू। और लास्ट डी वाले में आप देखिए, तो डी में आपके पास स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको परेशान करने वाला हो सकता है। अब उसे स्ट्रिक्टली लिख दिया क्वेश्चन के ऊपर कि मुझे क्या करवाना है, E2 ही करवाना है। अगर मुझे E2 ही करवाना है तो आप सोचिए, ब्रोमीन से पहला कार्बन अल्फा, इससे अगला बीटा, क्या यहां पर कोई बीटा हाइड्रोजन है, नहीं है। 1 2 3 4, चारों तरफ कार्बन आ गए, कोई भी बीटा हाइड्रोजन नहीं है। अगर बीटा हाइड्रोजन ही नहीं है तो E2 तो नहीं हो सकता। हाँ, इसमें E1 से हम अल्कीन बना सकते हैं, लेकिन E2 से नहीं बना सकते, क्योंकि E2 में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता। तो मैं बोलूंगा नो बीटा हाइड्रोजन, नो अल्कीन बाय E2। E2 से तो कोई अल्कीन नहीं बनेगी। जितना क्वेश्चन में दिया है उतना दिमाग लगा रहा हूं, तो आंसर कितना आएगा, 0। आर्यभट्ट का दिया हुआ प्रसाद 0। तो आपके पास आंसर कितना चला गया, डी का पी। तो आप देख लीजिए इसका आंसर करेक्ट हमारे पास क्या आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में मार्क कीजिए कि किसका आंसर पूरा का पूरा सही आया। ए का एस, बी का गया भाई हमारे पास क्यू, बी का क्यू नहीं, बी का आर गया, सी का हमारे पास गया क्यू, एंड डी का हमारे पास गया पी। तो ये करेक्ट आंसर है। मार्क कर दीजिए बच्चों किस किस का करेक्ट आया। मैं प्रीमियर है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों के साथ रहूंगा, कमेंट्स देखूंगा, और अगर आपको भी लगता है कि भाई मैं नहीं रहूंगा तो फिर भी आप लोग आंसर मार्क कीजिए, क्योंकि बाद में वापस से वो लाइव चैट में देखता हूँ, डेफिनेटली देखता हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी सेम कैटेगरी का है, मैच द फॉलोइंग का है। कैटेगरी में वापस से सोचिए कि क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है E2 रिएक्शंस, वापस से E2 पर आ गया। फिर से अल्कोहलिक KOH, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, सेम क्वेश्चन है। ब्रोमीन गया, ब्रोमीन से अल्फा, इससे अगला बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन गया। तो यहां पहले वाले से जो अल्कीन मुझे फॉर्म होगी वो होगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए 2 आ गए हाइड्रोजन, यानी ये GI शो नहीं कर सकता, तो इसका केवल एक प्रोडक्ट होगा, तो पहले वाले का P ही है। ऐसे ही दूसरे वाले में सोचिए, अब दूसरा वाला जो है ये वाला है, देखो ये जो हमने किया था इसी तरह का है सेकंड वाला। तो ये सेकंड वाले में आपने ब्रोमीन उड़ाया तो ये अल्फा, अब ये भी बीटा हाइड्रोजन हो सकता है तो ये भी हो सकता है, तो 2 तरह की अल्कीन्स बनेगी। अगर मैं इस तरफ वाले हाइड्रोजन को उड़ाकर अल्कीन बनाता हूं तो CH2 डबल बॉन्ड CH सिग्मा CH2 CH3, और अगर उस तरफ वाले हाइड्रोजन को उड़ाकर अल्कीन बनाता हूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिग्मा CH3। अब आप मुझे बताइए कि यार ये वाली अल्कीन GI शो करने लायक नहीं है, क्योंकि इससे 2 हाइड्रोजन सेम आ गए। 2 ग्रुप्स अगर सेम आ जाते हैं अल्कीन के कार्बन से तो वो GI शो करने लायक अल्कीन नहीं होती, और उसे मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी काउंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर आप यहां से देखो तो ये CH3 और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट, ये CH3 और हाइड्रोजन 2 डिफरेंट, तो हाँ ये GI शो कर सकता है। तो एक तो यहां से आएगा, 2 यहां से आएगा, तो आंसर कितना हो गया 3। यानी हमारा A का तो गया था P, हमारे B का जा रहा है R। यही आ रहा है ना सबका। आगे बात करते हैं तो अल्कोहलिक KOH, ब्रोमीन गया, ब्रोमीन से ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला अल्फा हाइड्रोजन और ये वाला अल्फा हाइड्रोजन से जो आंसर बनेगा वो इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा, सीता गीता राम श्याम होंगे। तो मैं केवल एक को काउंट करूंगा। जैसे मैंने अगर इस वाले को काउंट कर लिया केवल CH2 हाइड्रोजन, केवल मैंने इसको काउंट कर लिया तो एक अल्कीन ऊपर बन जाएगी, और एक अगर मैंने इसको काउंट कर लिया तो एक अल्कीन यहां पर बन जाएगी। तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, देखिए इसको मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऊपर वाला हाइड्रोजन उड़ाया तो, और यहां से मिल गया CH2 CH3। आप देख सकते हैं ये GI शो नहीं कर सकता, तो केवल एक अगर मैं इधर वाला हाइड्रोजन उड़ाता तो मुझे मिलता CH3 CH CH3 1 2 3, और यहां से ये हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन था नहीं यहाँ पर, इसको हटा देते हैं, डबल बॉन्ड CH
सिग्मा CH3। अब देखिए अल्कीन का ये वाला कार्बन से 2 सेम ग्रुप्स आ गए, तो अगेन ये GI शो नहीं कर सकता। अल्कीन के किसी भी कार्बन से अगर 2 सेम ग्रुप्स आ गए बच्चों, तो वो GI शो करने लायक नहीं कहलाएगा। बोलिए सबको समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? कोई हानि, हैरानी, परेशानी, आपदा, दुविधा, गंभीरता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर प्लेस कीजिए, कोई कंफ्यूजन है तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो इसका भी केवल 1 मिलेगा, इसका भी 1 मिलेगा, तो टोटल कितने आ गए यार? 2 आ गए। तो टोटल 2 आ गए, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या जाएगा? C का Q। लास्ट D के लिए और बात करते हैं, तो D में भी भाई हमारे पास फिनाइल CH2 CH CH2 CH3 है, तो इसको मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं। फिनाइल CH2 CH, यहां से ब्रोमीन, और CH2 CH3 ये है। अब आप लोग दिमाग लगाइए कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कौन कौन से, बीटा हाइड्रोजन कौन कौन से है। तो आप देखोगे कि ब्रोमीन से जो पहला कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये भी बीटा हाइड्रोजन है, तो ये भी बीटा हाइड्रोजन है। अगर मैं इस तरफ से अल्कीन बनाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए फिनाइल, और फिनाइल के बाद CH डबल बॉन्ड कार्बन, ब्रोमीन भी गया, हाइड्रोजन सिग्मा CH2 CH3। आप अच्छे से अब जान चुके हैं कि GI शो कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो ये फिनाइल और एक हाइड्रोजन, 2 डिफरेंट ग्रुप है। ऐसे उस कार्बन से देखो ये हाइड्रोजन और ये पूरा 2 डिफरेंट ग्रुप है, तो आपके पास GI शो कर सकता है। डेफिनेटली इसका सिस और ट्रांस मिलेगा, जो सिस प्लस ट्रांस 2 आइसोमर्स मुझे मिल गए। अगर आपने उस तरफ का हाइड्रोजन उड़ाया होता बच्चों, तो आप सोचिए आपके पास क्या जाता? आपके पास जाता CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिग्मा CH3 गया ना। अब आप देख लो भाई, यहां से आपके पास CH डबल बॉन्ड CH आ गया, तो ये आपके पास कैसा गया? अल्कीन। GI शो करने लायक है, डेफिनेटली आप देख सकते हो। तो यहां से भी 2 आ गए, तो 2 + 2 22 नहीं, 2 + 2 कितने? 4 गए अपना आंसर। आ गया समझ में? तो भैया आपके पास लास्ट जो D है उसका क्या जाना चाहिए? F जाना चाहिए। अब जब भी JEE एडवांस में आपके पास पूछा जा रहा है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, JEE एडवांस के पास्ट ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो सारे मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस ये है उस टाइम दिमाग को थोड़ा वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लिक करते हैं जो कि बहुत ईजी होते हैं, लेकिन बच्चे उनको इग्नोर कर देते हैं। तो उन क्वेश्चंस के ऊपर हमने देखा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। कंसिडर द फॉलोइंग 2 सबस्ट्रेट्स। डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि ब्रोमीन से पहला कार्बन अल्फा, और यहां पर बीटा के नाम पर क्या है? हाइड्रोजन है। तो मैं बोलूंगा बीटा यहां पर हाइड्रोजन है, और यहां पर बीटा क्या है? ड्यूटेरियम है। अब सवाल ये, हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम है, यार हाइड्रोजन तो है ना दोनों। इसको आप प्रोटियम बोलते हो, इसको ड्यूटेरियम बोलते हो, लेकिन है तो दोनों हाइड्रोजन। चलिए ठीक है। अब अगर मैं आपसे यहां बोलूं कि यार कार्बन का और प्रोटियम का, यानी कार्बन हाइड्रोजन में प्रोटियम का बॉन्ड है और कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड है, तो हम जानते हैं एज पर द आइसोटोपिक इफेक्ट, आइसोटोपिक इफेक्ट के हिसाब से आपके पास जितना भारी आइसोटोप होगा उतना ही मजबूत बॉन्ड पाया जाता है। तो सबसे मजबूत बॉन्ड कौन सा होगा? कार्बन ट्रिटियम, देन कार्बन ड्यूटेरियम, देन कार्बन हाइड्रोजन पाया जाता है। अब आप सोचिए अगर आपके पास ये ऐसा बॉन्ड पाया जा रहा है, मुझे रिएक्शन करवानी है ना, क्योंकि जब तक E2 रिएक्शन या इवन रिएक्शन में बात क्या होती है कि अगर आप ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाए तो अल्कीन कैसे बनेगी? क्योंकि बीटा हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो अल्कीन का बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा। तो आप सोचिए सबसे जल्दी कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? कार्बन हाइड्रोजन। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? कार्बन हाइड्रोजन की ज्यादा होगी। अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो मैं बोलूंगा इस रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। अगर इसकी रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी तो इस रिएक्शन की रेट, जो हम फिजिकल केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स में बोलते हैं, इस रिएक्शन की रेट भी ज्यादा होगी। और रेट ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है रेट कांस्टेंट भी ज्यादा आएगा, तो इसको हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो रिएक्शन की अगर भाई स्पीड ज्यादा हुई, रिएक्टिविटी ज्यादा हुई, तो स्पीड ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा यानी रेट, रेट ज्यादा यानी रेट कांस्टेंट भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं यहां से बोलता हूं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाला जो रेट कांस्टेंट है वो KH है, और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड तोड़ने वाला अगर रेट कांस्टेंट है वो KD है, तो KH ग्रेटर देन KD आएगा। बोलो क्लिक होता है? KH ग्रेटर देन KD मेरे पास आना चाहिए। अब सवाल ये है कि सर इसको कहाँ देखना है? क्या ये सभी मैकेनिज्म पर वैलिड है, या केवल E1 पर है, केवल E2 पर है, या दोनों पर वैलिड है? तो इसका सवाल का जवाब मैंने आप लोगों को बता रखा है। अगर आप E1 मैकेनिज्म को देखोगे तो मैं केवल RDS स्टेप डिस्कस कर रहा हूँ, केवल RDS स्टेप। RDS स्टेप में क्या होता था? E1 में आपका जो हेलोजन होता था
वो अपनी जगह छोड़कर चला गया। जैसे ये हेलोजन था, ये अपनी जगह छोड़कर चला जाता था और कार्बोकेटाइन बन गया। मुझे साफ शब्दों में यहाँ पर साफ दिख रहा है, साफ शब्दों में आप भी बता सकते हैं कि यार कहीं पर बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड को क्षति पहुंची, बीटा कार्बन बीटा हाइड्रोजन बॉन्ड को कहीं पर नुकसान हुआ, क्या वो बॉन्ड ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। तो सारी कहानी, सारी स्पीड केवल डिपेंड करती है आरडीएस स्टेप पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मैंने अच्छे से बताया भी था इसके बारे में। अब जब E1 के अंदर हाइड्रोजन को लेना देना ही नहीं है तो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी कुछ भी लाओ, H लाओ, D लाओ, ट्रिटियम लाओ, फर्क नहीं पड़ता बाबू। लेकिन अगर आप बात करोगे E2 के लिए तो E2 का आरडीएस स्टेप देखो। E2 के आरडीएस स्टेप में क्या हो गया? एक तो एंटी प्लेनर की कंडीशन होती थी, जैसे ब्रोमीन है, तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता था। ट्रांजिशन स्टेट बनने का मतलब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, होता था। तो यानी हम देख सकते हैं आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा जा रहा है। और अगर आरडीएस स्टेप में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा जा रहा है मित्रों, तो बताइए यहां पर आप डेफिनेटली देख सकते हो कि आपका KH ज्यादा होगा KD से, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड तोड़ने का कार्यक्रम ही कहां पर हो रहा है? यहीं पर हो रहा है। अब आप देखिए क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ये नॉट जो है ना, ये बहुत परेशानियां पैदा कर देता है जीवन में, क्योंकि अगर हमने ध्यान से नॉट को नहीं पढ़ा तो हम गलत ऑप्शन मार्क कर देंगे। तो आप देखिए, फॉर इवन रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ बोथ कंपाउंड्स विल नियरली बी सेम। बिल्कुल सही बात है। इवन के हिसाब से आरडीएस स्टेप में आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने का कार्यक्रम ही नहीं हो रहा है, तो इवन के हिसाब से रिएक्शन बिल्कुल भले H हो या D हो सेम पेस से चलेगी। अगला, फॉर E2 रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ बोथ कंपाउंड्स विल बी डिफरेंट। बिल्कुल वेलोसिटी दोनों की डिफरेंट होगी। अब दोनों की डिफरेंट होगी तो आपका KH ज्यादा था KD से, तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं KH अपॉन KD ग्रेटर देन 1, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा बड़ा आएगा 1 से। तो आप देखिए KH अपॉन KD लगभग उन्होंने 7 के बराबर दे रखा है। तो हाँ, ये हमारे पास सही स्टेटमेंट है, ये भी हमारे पास सही स्टेटमेंट है। अगला, फॉर इवन रिएक्शन वेलोसिटी ऑफ बोथ कंपाउंड्स विल बी डिफरेंट। नहीं, इवन के लिए वेलोसिटी डिफरेंट नहीं होगी, इवन के लिए तो वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, तो मैं इसको क्रॉस मार्क कर दूंगा। नेक्स्ट, बोथ विल गिव इवन एज वेल E2 रिएक्शन, दिस डिपेंड अपॉन रिएक्शन कंडीशंस। हाँ, दोनों इवन भी दे सकते हैं, E2 भी दे सकते हैं, रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट आंसर है, तो इसका C और D करेक्ट जाना चाहिए। अब आप लोग, मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ इस टाइम पर कि किसने इसका करेक्ट आंसर प्लेस किया। दिस इज द मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, MCQ जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में, JEE एडवांस्ड का। तो D वाले में बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। D वाले में वो ये बोल रहा है कि यार ये इवन भी दे सकता है, E2 भी दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। अरे बिल्कुल दे सकता है। आप सोचो कि यहां पर आपके पास हाइड्रोजन जुड़े हुए थे, इवन ये कब देगा? जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो, जब आपके पास बेस बहुत ज्यादा वीक हो, तो ये इवन दे देगा। क्या उसने क्वेश्चन में बेस दिया? नहीं दिया ना। तो अगर आप कंडीशंस लगा दोगे तो आपके पास E1 भी हो जाएगा और E2 भी हो जाएगा। लेकिन आइसोटोपिक इफेक्ट या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने से जो रिएक्शन की स्पीड में चेंज आ रहा है, ये केवल किस में देखने को मिलेगा? E2 में देखने को मिलेगा। E1 में इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लिक हुआ होगा। अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर करेक्ट आया होगा। आगे बात स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भाई क्वेश्चन को पहले समझो, क्वेश्चन को पहले जानो वो क्या कह रहा है। भाई यहां पर हमको एक अल्काइल हैलाइड दिया है, बगल में हमको एक बेस दिया है, क्योंकि अल्काइल हैलाइड के सामने हम बेस लेकर आते थे ना, जैसे RX होता था, इसके सामने हम अल्कोहलिक KOH लाते थे। और अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है? RO नेगेटिव K+, जो कि किसका काम करता है? एक बेस का, है ना। और ये बेस क्या करवाता है? बीटा एलिमिनेशन। और क्या बोल रहा है? अल्कीन ZF मिलनी चाहिए। यानी यहां पर जो लिखा हुआ है ये मेजर प्रोडक्ट है, ये जो है ये बेस है, ये जो है ये अल्काइल हैलाइड है। अब देखिए यहां पर आपको तीनों मैकेनिज्म में इकट्ठे बताता हूं, तीनों यानी E1, E2 और E1CB कॉन्जुगेट बेस। तो E1, E2, E1CB की यहां पर बात करते हैं। E1 के लिए अगर आप देखोगे तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता था हमेशा। मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है? ZF, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। E2 की अगर बात करूंगा तो इसमें भाई कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें आपके पास ट्रांजिशन स्टेट, एक बॉन्ड बनना एक बॉन्ड टूटना, जैसे यहां पर देखा था ना अभी, ये एक बॉन्ड बनना एक बॉन्ड टूटना, ये ट्रांजिशन स्टेट इसमें होता है। और इसमें आपके पास ZF ही मेजर प्रोडक्ट होती है, हॉफमैन माइनर होता है। लेकिन एंटीप्लेनर की कंडीशन दिमाग में रखनी। इसमें एक खास केस होता है कि अगर बेस आप बल्कि लेकर आ गए, बेस इज बल्कि
और बल्कि बेस के नाम पर अगर मैं बोलता हूं CH3 कार्बन CH3O नेगेटिव, इसको प्यार से हम TBO- भी बोलते हैं। अगर ये बड़ा बेस आ जाता है देन आपके पास प्रेफरेंस किसकी होती है? हॉफमैन अल्कीन की। एल्स आपके पास हमेशा इसमें चांसेस होते हैं सिडजेफ के ज्यादा बनने के, अगर एंटीप्लेनर कंडीशन के बारे में हमको पता नहीं है। लास्ट हमारे पास कौन सा होता है? E1CB। तो E1CB में हमेशा अल्कीन कौन सी बनती है? हॉफमैन, हमेशा हॉफमैन। अच्छा, E1CB की पहचान क्या है? E1CB की पहचान ये है कि आपका जो अल्काइलाइड है ये हेलोजन क्या होगा? फ्लोरीन होगा, फ्लोरीन होगा। या फिर मैं बोल सकता हूं कि E1CB में अगर आपके पास बैड लीविंग ग्रुप है, बहुत ही खराब लीविंग ग्रुप है, तो आपके पास क्या होगा? E1CB होगा और हॉफमैन अल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब अगर आप लीविंग ग्रुप टेंडेंसी की बात करो तो हेलोजन थी तो लीविंग ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करवा ले और नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करवा के अपना रास्ता नाप कर निकल जाए, वो क्या कहलाएगा? एक अच्छा लीविंग ग्रुप कहलाएगा। और आप सभी जानते हैं पीरियोडिक टेबल से कि फ्लोरीन कतई बेकार लीविंग ग्रुप होता है। तो अगर फ्लोरीन बिल्कुल बेकार लीविंग ग्रुप होता है तो मैं बोलूंगा कि भाई फ्लोरीन हमारे पास क्या देगा? E1CB। और फ्लोरीन अगर E1CB देगा तो अल्कीन कौन सी बनेगी? हॉफमैन। आप देख सकते हैं यहां से फ्लोरीन है और बेस भी आप बड़ा लेकर आए हो, दोनों कंडीशंस हॉफमैन की है तो हॉफमैन बनना चाहिए। अब चलिए सारे पैरामीटर्स को देखते हैं। तो यहां पर भी हमारे पास CHBr, C2H4O नेगेटिव, सारी चीजें हमको कौन सी दे रखी? E2 वाली। तो E2 के हिसाब से अगर एंटीप्लेनर की कंडीशन मुझे नहीं दिख रही, अब एंटीप्लेनर कैसे दिखेगा? भाई आपको कोई हाइड्रोजन इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन वो शो करेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में मान लीजिए आपके पास यहां पर ये हेलोजन जुड़ा हुआ है आउट ऑफ द प्लेन। अब वो बगल वाला आपको शो करेगा कि हाँ यार ये वाला हाइड्रोजन इन द प्लेन है, इस तरह से। अगर इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आ रहा है तो E2 के एंटीप्लेनर पर सोचना, नहीं तो भाग जाओ आगे, छोड़ देना क्वेश्चन को। अब एंटीप्लेनर की कंडीशन नहीं है तो मैं E2 सोचूंगा और E2 से प्रेफरेबली कौन सी अल्कीन बनेगी? हॉफमैन, सिडजेफ अल्कीन। तो पहला वाला तो सही है। दूसरे वाले में आप देखो यहां पर फ्लोरीन देखा, फ्लोरीन देखते आंखें चमक गई कि यार ये तो कतई बेकार लिविंग ग्रुप है और बिल्कुल ही घटिया लिविंग ग्रुप है, तो मैं बोलूंगा ये तो क्या बनाएगा? हॉफमैन बनाएगा। तो ये वाला गलत दे रखा है क्योंकि यहां सिडजेफ मार्क कर रखा है। समझ में आता है? आगे देखो फ्लोरीन, ये मैंने पहले ही बता दिया बिल्कुल सही है। लास्ट वाले पर देखो ये कौन सी रिएक्शन है? इस रिएक्शन का नाम होता है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। मैकेनिज्म क्या चलता है इसमें? EI। नाम में ही हॉफमैन आ रहा है, इस रिएक्शन का नाम ही होता है हॉफमैन अमोनोलिसिस और हमेशा इससे हॉफमैन अल्कीनी बनती है, तो ये भी सही दे रखा है। नोट्स में मैंने आप लोगों को करवाया था अल्कीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सेम क्वेश्चन लिया था। तो आंसर क्या जाना चाहिए बच्चों? इसका B सिंगल ऑप्शन करेक्ट आंसर होना चाहिए। आई थिंक सभी ने करेक्ट आंसर मार्क किया होगा डेफिनेटली। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 अब थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का डिक्रीजिंग ऑर्डर थोड़ा सा GOC से लिंक्ड है। NCERT में आपको हाइड्रोकार्बन चैप्टर में भी ये कॉन्सेप्ट मिल जाता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर मैं बात करूं HOH, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/, अल्कीन के स्टेबिलिटी के। जितनी स्टेबल आपकी अल्कीन होगी उतनी कम उसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लिबरेट होती है। ये एक्सोथर्मिक होती है, डेल्टा H नेगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है। तो अब आप सोचिए कि अगर मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिग्मा CH3, ये अल्कीन है, अल्कीन नंबर A, और दूसरी अल्कीन है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिग्मा CH2 CH3, ये हो गई अल्कीन नंबर B। आप लोग कमेंट बॉक्स में मार्क कीजिए कि A और B में से हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किसकी ज्यादा होगी। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालना है तो क्या करो? अल्कीन स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालो और उसको रिवर्स कर दो। अल्कीन स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले देखो कि अल्कीन रेजोनेंस में है क्या। रेजोनेंस अगर नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन देखो। हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या करते हो? अल्कीन के कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन काउंट करते हो बेड़ू, करते हो। तो आप देखो अल्कीन के कार्बन से अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन से यहाँ से कितने आ रहे हैं? 6 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। यहाँ से आप देखोगे तो इधर तो सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। इस अल्कीन के कार्बन से उस तरफ अल्फा कार्बन, कितने हाइड्रोजन मिले? 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर मात्र कितने अल्फा हाइड्रोजन हैं? 2। यहाँ के 6 आ रहे हैं। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? A। अब जो ज्यादा स्टेबल उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा किसका जाएगा? B का। अब ये कॉन्सेप्ट हमको यहाँ पर लगाना है क्वेश्चन में। तो आप देखिए यहाँ पर ये अल्कीन का कार्बन, उधर तो कुछ भी नहीं है, तो ये आपके पास 1 2 और यहाँ पर 3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। ये देखिए अल्कीन का कार्बन, तो इससे अल्फा कार्बन ये हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्फा कार्बन हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्कीन का कार्बन, इससे ये अगला, अल्कीन से अगला
ये अल्फा कार्बन जा रहा है तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्कीन के कार्बन से अगला कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन कहलाएगा, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 3 6 7 8 9 10, तो 10 अल्फा हाइड्रोजन आ रही है, तो बहुत तगड़ी स्टेबल है। यहाँ पर आप देखिए तो ये अल्कीन का कार्बन, इससे पड़ोसी कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, तो इससे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये अल्कीन का कार्बन, इससे पड़ोसी कार्बन, ये भी आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कितने आ रहे हैं? 4। तो आप सोचिए जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी कम डेल्टा एच एचओएच। तो सबसे ज़्यादा डेल्टा एच एचओएच किसका जाएगा? फर्स्ट का, देन थर्ड का, देन सेकंड का। तो बताइए यही आंसर आया आप लोगों का। तो आंसर क्या जाना चाहिए? ऑप्शन ए। और मुझे पता है कि मेरे आंसर निकालने के पहले कुछ 4-5 बच्चे हैं, उन्होंने पहले से ही कमेंट बॉक्स में आंसर मार्क कर दिया होगा, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो लोग। मैं देखता हूँ जब मैं लाइव सेशंस लेता हूँ तब मैं देखता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हो। और अगर आपको लगता है कि यार मैं अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूँ, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप जाते हो, भले वो इंस्टाग्राम हो, भले वो आपके पास व्हाट्सएप हो, भले वो आपका फेसबुक हो या ट्विटर हो, कहीं पर भी जाओ, इस सेशन का लिंक शेयर किया करो और इस सेशन की थंबनेल या फोटो लगाया करो और बताया करो लोगों को कि हम इतनी अच्छी जगह पर पढ़ रहे हैं विदाउट एनी कॉस्ट। ये लास्ट वाली जो लाइन है ना, विदाउट एनी कॉस्ट, ये ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन दे रखा है, एनर्जी डायग्राम दे रखा है। क्वेश्चन को समझो पहले, एनर्जी वर्सेस ये दे रखा है। अब ये एक्स एक्सिस पर इसके देने का मतलब क्या है? एक्स एक्सिस पर इसके देने का मतलब ये है कि आपके पास 3 अल्कीन्स हैं, ए बी सी। इन तीनों अल्कीन्स के ऊपर आपने निकल H2 यानी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन लगाई, तो तीनों का प्रोडक्ट सेम है। प्रोडक्ट क्या है? 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अल्कीन अगर अलग अलग जगह पर है तो 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं। अब यहां से आपके पास ये जो लाइन है ये बता रहा है कि ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था पहले वाले प्रोडक्ट का, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था दूसरे वाले का, और ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन था तीसरे वाले का। तो मैं यहां से देख सकता हूं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या आ रहा है? आपके पास ए अल्कीन की सबसे ज्यादा है, बी की उसके बाद, और सी। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर हमको समझ में आ गया तो हम बोल सकते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अल्कीन की स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो आप सोचिए कि अगर ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर है तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर क्या आएगा? स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन का ऑर्डर आएगा ए से ज्यादा बी से ज्यादा सी। अब आप सोचिए कि क्या पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, स्ट्रक्चर ऑफ ए इज, ए के बारे में पूछ रहा है, यानी सबसे कम स्टेबल अल्कीन के बारे में पूछ रहा है। सबसे कम स्टेबल होगी तो वो अल्कीन रेजोनेंस में नहीं होगी, उसके अल्फा हाइड्रोजन भी बिल्कुल कम होंगे। ठीक है, तो आप देखिए यहां से दिमाग लगाइए, इस वाली अल्कीन को देखो, यहां से आपके पास कोई आगे कार्बन ही नहीं है तो अल्फा कार्बन नहीं देख सकता, इससे इस तरफ अल्फा कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, यहां पर एक अल्फा कार्बन है, 1 2 3 बॉन्ड चले गए, केवल एक बचा है तो 1 हाइड्रोजन। तो कितने आ रहे हैं बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे हैं। क्या किसी और में इससे कम अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है। तो आंसर हमारा कौन सा जाएगा? करेक्ट, ए जाएगा। क्लिक हो रहा है? समझ में आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? तो ये अल्कीन सबसे कम स्टेबल, अगर ये अल्कीन सबसे कम स्टेबल तो मिलने वाली हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इससे सबसे ज्यादा लिबरेट होगी। आई थिंक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंपॉर्टेंट होता है, आगे काम आएगा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? तो रिएक्शन कौन सी हो गई बच्चों? रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया था ब्रोमीन वाटर या हेलोजन वाटर अल्कीन के ऊपर एडिशन का, वही है ना। तो Br2 प्लस H2O, Br2 से तो क्या निकलता था? Br पॉजिटिव। किसका काम करता था? इलेक्ट्रोफाइल का। इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या है? लोन पेयर। देखो इस तरह से रिलेट करते हैं क्वेश्चंस में। अगर इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है तो ये रिएक्शन कौन सी जाने वाली है? NCC प्लस। हो रहा है क्लिक? NCC प्लस में क्या होता था? कार्बोकैटायन स्टेबल जगह पर जनरेट होगा, स्टेबल जगह पर जनरेट होगा, लेकिन रीअरेंजमेंट नहीं कर पाता बस। और H2O से क्या मिलेगा? OH माइनस। OH माइनस क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो अब आप सोचो कि आपके पास जो ये अल्कीन है, आपको इस अल्कीन में बस सिंपल सॉर्टेड तरीके से क्या करना है? एक स्टेबल जगह पर अल्कीन को तोड़कर कार्बोकैटायन को बनाना है। तो कार्बोकैटायन अल्कीन यहां पर थी, यहां पर थी, कटायन स्टेबल यहां बनेगा तो अनायन स्टेबल यहां बनेगा। बस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को जोड़ दो। NCC प्लस है तो एडिशन कैसा होगा? एंटी एडिशन। अब देखो ऑप्शंस जो दे रखे हैं उसमें एंटी यानी इन द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन का झमेला ही नहीं दे रखा, तो हमको सोचना ही नहीं है उसके बारे में। तो बस अब आप दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जेईई एडवांस के क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे में आपको। इस तरह से क्लिक करते हैं तो पॉजिटिव पर क्या आ जाएगा? OH।
और यहाँ नेगेटिव पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन। तो अब आप देखिए आंसर कौन सा जाना चाहिए, ब्रोमीन OHCH3। तो यहाँ पर ऊपर हमारे पास OH आना चाहिए, यहाँ दे रखा है, और नीचे ब्रोमीन आना चाहिए। तो आंसर कौन सा जाना चाहिए, सेकंड। बोलिए क्लिक हुआ अच्छे से। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और Br2H2O के कॉन्सेप्ट पर ही एरोमेटिक कंपाउंड से मिक्स करके जेईई मेंस में 2 बार क्वेश्चन आया है रिसेंट ईयर्स में। ऐसे नहीं है बहुत साल, 10-10 साल पहले यार, 16-17 के दरमियान ही आया है क्वेश्चन। तो आप देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, लेकिन हमारे बार इसको इग्नोर कर देते हैं, बहुत सिंपल होता है इससे प्रोडक्ट बनाना। आगे चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 में, भाई आपके पास HBr का एडिशन हो रहा है। वापस से सोचना पड़ेगा कि HBr में आपके पास Cc+ जाएगा, NCC+ जाएगा, क्योंकि अल्कीन के ऊपर एडिशन हो रहा है H+ का। H+ के पास लोन पेयर नहीं है, तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, Cc+, यानी कार्बोकेटाइन बनेगा, और बनने के साथ रिंग एक्सपेंशन, रीअरेंजमेंट, सारा झमेला वो करेगा। बिल्कुल सही बात है। तो आप सोचिए यहां से H+ आया, अल्कीन पर इस तरह से जुड़ा कि बनने वाला कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो आपके पास कार्बोकेटाइन यार अल्कीन के ऑब्वियसली यहां पर बनना चाहेगा, क्योंकि वो 3 डिग्री है। तो यहां पर आपके पास क्या हो गया, ठीक है, वहां पर आपके पास नेगेटिव जनरेट हुआ और आपका हाइड्रोजन वहां पर जुड़ गया, यही हुआ होगा। अब आप सोचो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा, कमेंट बॉक्स में मार्क करो, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा मित्रों, ये आप लोगों को बताना है। ये कार्बोकेटाइन हाल फिलहाल जब यहां पर है तो 1 2 3 4 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ये रीअरेंज करके यहां से 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करके पड़ोस में चला गया, तो क्या ये ज्यादा स्टेबल होगा, पूछते हैं इससे। ये यहां चला गया तो 1 2 3 4 5 6 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो कार्बोकेटाइन तो है ही मतलब ही, कार्बोकेटाइन को अगर पड़ोसी कार्बन पर ज्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है तो वहां पर रीअरेंज करके चला जाता है। तो यस, ये कार्बोकेटाइन 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करेगा, किया। अब आप सोचिए अगर ये 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट कर गया तो मेरी ट्रिक के हिसाब से रिंग एक्सपेंशन का केस बन गया। रिंग एक्सपेंशन में क्या होता था, कार्बोकेटाइन घर के बाहर दस्तक देगा, घर के बाहर दस्तक देगा। तो आप देखिए कार्बोकेटाइन घर के बाहर दस्तक दे रहा है कि नॉक नॉक गेट खोलो, रिंग एक्सपेंशन करना है। तो रिंग एक्सपेंशन अगर करना हुआ, ये बॉन्ड टूटा और यहां से ये बॉन्ड बन जाता है, सब होशियार है। तो अगर ये बॉन्ड बन गया आपके पास, तो रिंग एक्सपेंड होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा आपके पास बचा हुआ स्ट्रक्चर, ये आ गया। तो ये इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में ये वाला बॉन्ड तोड़ा गया, रेड वाला। ये वाला बॉन्ड तोड़कर ए ने तो अपनी वैलेंसी जो ऊपर से खाली करी थी वो कैटायन के साथ फुलफिल कर ली, और ये पड़ोस में, भाई कार्बोकेटाइन हमेशा कहाँ जाता है रीअरेंज करके, पड़ोस में। तो ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके यहाँ पर आ गया, यानी यहाँ पर कार्बोकेटाइन आ चुका है, आ गया। अब अगर कार्बोकेटाइन यहाँ आ गया तो इसको सुंदर तरीके से लिखो। आपके पास एक जगह पर कार्बोकेटाइन है, उसके पड़ोस वाले कार्बन से 2 CH3 बाहर निकले हुए हैं। तो यहां से कार्बोकेटाइन कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन नालायक अभी भी, वो सोच रहा है कि भैया अगर मैं पड़ोसी कार्बन पर चला गया मिथाइल शिफ्ट करवा के, तो भैया मैं सुखी रहूंगा, मैं 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाऊंगा। मैं बोलूंगा बेटा बाबुल की दुआएं लेता जा, तो सुखी रहे यार। तो आपके पास 1,2 मिथाइल शिफ्ट यहां से ये हुआ, और यहां से CH3 नेगेटिव यहां पर आकर जुड़ गया। तो फाइनल कार्बोकेटाइन हम लोगों को क्या मिला, ये CH3 आ गया, ये CH3 ऑलरेडी था, और यहां पर कैटायन आ गया। तो बात सोचिए आपका कार्बोकेटाइन फाइनल कार्बोकेटाइन है, और उसे हम बोलेंगे अब ये जाकर स्टेबल हुआ। तो अगर कार्बोकेटाइन जहां जाकर स्टेबल हो गया वहीं पर हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, और फाइनली हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या है, ब्रोमीन नेगेटिव। ब्रोमीन नेगेटिव इससे आकर चिपक जाएगा कार्बोकेटाइन से, और हमको मिल गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। तो बोलिए सबको समझ में आया, सबका आंसर भी मेरे हिसाब से सही आया होगा। आंसर इसका करेक्टली दिख रहा है डी। हवा पहले लग गई होगी, जैसे रिंग एक्सपेंशन हुआ 3 तो 5 वाले थे, एक ही 6 वाला था, तो आंसर मेरा क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए। ठीक है, क्लियर, अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द गिवन रिएक्शन R1 R2 R3। ये 3 रिएक्शन हमको दी गई है, इन पर मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो पहली रिएक्शन में तो क्या है, HBr H2O के साथ ऐड करवा रहे हो, ठीक है, HBr H2O के प्रेजेंस में ऐड करवा रहे हो। दूसरा आपके पास क्या है, HBr CH3OH की प्रेजेंस में ऐड करवा रहे हो। तीसरा क्या है, HBr D2O के प्रेजेंस में ऐड करवा रहे हो। अरे थोड़ी परेशानी हो गई, मैंने बोला क्या बेटा कि सर ये मार्कोनिकॉफ रिएक्शन होते हैं, लेकिन कभी ये सॉल्वेंट के साथ तो पढ़ा ही नहीं। अरे यार कैसे नहीं पढ़ा, पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है। अगर सॉल्वेंट के साथ नहीं पढ़ा है तो देखो आज देखते हैं ऑप्शन इसके, आप लोगों को बताता हूँ, ये रहे इसके ऑप्शन।
तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में आपको दिख रहा है CH3, OH, OD, OCH3, थोड़ा सा ऑप्शन से भी लिंक लगा। तो अब आप देखिए कि आपके पास इन तीनों रिएक्शंस में HBr है। सॉल्वेंट के नाम पर पहले H2O, CH3OH, D2O। अब आप देखो तो आपके पास तीनों से इलेक्ट्रोफाइल तो सेम होगा H+, लेकिन हर बार न्यूक्लियोफाइल अलग होगा। अब देखो एक न्यूक्लियोफाइल तो फिक्स है Br नेगेटिव, एक फर्स्ट वाली रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन सा है OH नेगेटिव। आपके पास अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, जिसका लोन पेयर ज्यादा अनस्टेबल होता है। अब आप सोचो ब्रोमीन तो साइज में बड़ा है, उसके ऊपर लोन पेयर अनस्टेबल हो गया, तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कैसे हो सकता है? तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OH नेगेटिव। ऐसे अगर आप देखो तो ब्रोमीन नेगेटिव से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OCH3 नेगेटिव। ऐसे ही लास्ट वाले में ब्रोमीन नेगेटिव से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? OD नेगेटिव। तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियोफाइल के लिए हमारी चॉइस ये रहेगी, ब्रोमीन को हम कैंसिल कर देंगे। तो आप दिमाग लगाइए, आपके पास H+ का अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल का, मार्कोनिक ऑफ एडिशन यानी अमीर को अमीर करेंगे, तो आपका हाइड्रोजन इस वाली जगह पर जुड़ गया। अगर आपका हाइड्रोजन इस वाली जगह पर जुड़ गया तो आप सोचिए बची हुई जगह पर क्या होगा? कटाइन का फॉर्मेशन होगा। अब इस कटाइन पर बस अलग अलग न्यूक्लियोफाइल को जोड़ते जाइए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या जुड़ेगा? OH। सेकंड ऑप्शन में क्या जुड़ेगा? सेकंड वाले ऑप्शन में OCH3। तो फर्स्ट में OH, सेकंड में OCH3 और थर्ड में OD। तो डेफिनेटली आंसर हमारा क्या जाएगा? बी जाएगा। बोलिए क्लिक हुआ बच्चों क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन था कि आप मार्कोनिकॉफ रूल के साथ भी थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर सकते हो अगर उसने क्वेश्चन में सॉल्वेंट दे दिया। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो कि GOC सेगमेंट से हम लोगों ने देखे। एंड आई थिंक आप लोगों को दिवाली पर ये एक छोटा सा रिविजन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो आपको जरूर इस सेशन को क्या करना है? शेयर करना है और लाइक करना है। ठीक है, तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने के भैया को इतना सपोर्ट करें जितना वो दिवाली पर आप लोगों को या पूरे थ्रू आउट द ईयर आप लोगों को सपोर्ट करते हैं। हर कंडीशन में मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ, CP परिवार पूरा खड़ा रहता है। तो जितना हो सकता है उतना इस सेशन को शेयर कीजिए। एंड वापस से हैप्पी दिवाली। और आप जितना हो सकते उतने पटाखे फोड़ो यार, मतलब मैं शब्द नहीं है इस त्योहार को बयां करने के लिए। राम भगवान की वापसी का त्योहार है, रावण के ऊपर जीत या बुराई के ऊपर जीत। रावण या राम को अगर हम पर्सोनिफाई नहीं करें, उनके एथिक्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़े, तो एक तरह से एविल के ऊपर गुड की जीत थी, गॉड की जीत थी। तो बिल्कुल इस त्योहार को अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और थैंक यू आप लोगों ने जितना भी किया हमारे लिए, जितना हो सकता है उस सेशन को और शेयर करते रहिए बच्चों। बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट 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 फेस्टिवल। थैंक यू, बाय।